में जिसके बारे में सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन, जो कि बायोफिट कैटेगरी के एक स्पेशल प्रोडक्ट रेंज के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सो नेट्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताया गया है कि आज यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही हमने इनवाइट किया है, जो कि राजकोट रीजन के एमसीएम लीडर्स और उनकी कैबिनेट, ऐसे कुछ खास लोगों को ही यहाँ पे इनवाइट किया गया। तो आप सभी लोग एक लंबे अरसे से नेटसप के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा इनकम भी आपने अभी तक नेटसप के साथ काम करते हुए किया है। तो यू ऑल नो कि नेटसप में हमारा जो एक मेजर ब्रांड है जिसका नाम है बायोफिट, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ब्रांड विद पर्पस। ये ब्रांड हमने हमें कभी भी सिर्फ बिजनेस के पर्पस से बनाया, मतलब बनाया ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये जो ब्रांड है बायोफिट, ये ब्रांड एक पर्पस के साथ बनाया गया था सन 2002 में, जबकि कोई भी व्यक्ति भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं जानता था। ऐसे समय में नेटसर्फ ने पूरे भारत के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके पर्पस के साथ एक ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया कि हमें लोगों को सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करो ये बताना नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो मतलब कौन से प्रोडक्ट आपको यूज करने जरूरी है, ये भी हम उन्हें सिखाएंगे। और इस एक पर्पस के साथ हमने बायोफिट ब्रांड लॉन्च किया था। और आज कुछ 20 सालों की जर्नी है इस बायोफिट ब्रांड की। जब 2001-2 में हमारे कुछ लीडर्स ये प्रोडक्ट लेकर किसानों के पास जाते थे, तो किसान उन्हें थोड़ा सा उनके साथ मजाक भी करते थे कि भाई ये कौन से प्रोडक्ट तू लेके आया, क्योंकि उस समय जो दौर चल रहा था वो केमिकल फार्मिंग का चल रहा था। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रहा था। और तब भारत में कुछ हल्का सा डिस्कशन हो रहा था कि इस केमिकल फार्मिंग या फर्टिलाइजर्स के माध्यम से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बचाने के लिए कुछ तो करना जरूरी है, और जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। मैं डिटेल में इसको वापस दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप बायोफिट बेचते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि केमिकल फार्मिंग कितना नुकसानकारक कारक है। और इससे इजाद पाने के लिए, इसका सोल्यूशन देने के लिए हमने किसानों को 2001 में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना स्टार्ट किया। ऐसे दौर में जब किसी को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं था, या ये भारत का फार्मिंग का फ्यूचर हो सकता है ये भी लोगों को नहीं पता था। और ऐसे समय पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना स्टार्ट किया। लोग कहते थे, जब कोई लीडर हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने जाता था तो क्या चांद से आया है क्या, ऐसा भी उसको बोला जाता था कि ये क्या प्रोडक्ट लेके आया तू, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है भैया। ऐसे भी लोग उस टाइम पे डिस्कस करते थे। लेकिन आज 20 सालों बाद आप सभी को पता है कि भारत में भारत का गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। भारत के हर एक किसान को पता है कि अगर मुझे खेती करनी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना जरूरी है, और यही खेती का फ्यूचर है। सो ये जो ब्रांड एक पर्पस से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रॉफिटेबल फार्मिंग बनाने के लिए, ये आज सिर्फ ब्रांड नहीं रहा, तो ये एक सुपर ब्रांड बन चुका है। और ये हम सबने ऑलरेडी देखा है। ये सुपर ब्रांड बनते हुए इसकी जर्नी इतनी शानदार रही है कि पिछले साल के नेटसर्फ के टोटल बिजनेस में 65% टर्नओवर कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ बायोफिट का रहा। सो पूरे भारत में कुछ 42 लाख यूनिट सिर्फ एक साल में 2020 में पैंडेमिक के ईयर में हमने भारत में बेचे, जो कि हमें पता है कि पैंडेमिक में सभी बिजनेसेस डाउन थे। और भारत के जीडीपी को अगर किसी ने सपोर्ट किया होगा तो वो एक ही कम्युनिटी थी, और वो थी फार्मर्स। सो किसानों ने हमारे जीडीपी को ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा का सपोर्ट देते हुए हमारे जीडीपी को किसानों ने पिछले साल उसकी जो शान है उसको बनाए रखा। जो फॉलिंग जीडीपी था भारत का, उसको एक हद तक लिमिट करने का काम जो है वो किसानों ने किया। और इसमें भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक मेजर रोल, जैसे बोलते हैं ना कि राम सेतु बनाते वक्त एक जो स्क्विरल थी उसका भी एक हल्का सा रोल था। वैसे अगर भारत के फार्मिंग को और सुधारने में और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में अगर और किसी का रोल जब निकाला जाए, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि नेटसर्फ के डायरेक्टर्स उन्होंने किसानों को दिया हुआ बायोफिट, ये बहुत मेजर रोल उसने प्ले किया होगा, क्योंकि हमने किसानों की खर्चे कम करके आय बढ़ाने का काम जो है बायोफिट के माध्यम से किया।
और आज पूरे भारत में मिलियंस ऑफ फार्मर्स जो है वो हमारा बायोफिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हमको ऑलरेडी पता है। सो ये सभी जो 20 साल की हमारी जर्नी है, इसमें हमने देखा कि एक बायोफिट ब्रांड को हमने सुपर ब्रांड तक लेके आए। और इस जर्नी में बार बार हमें ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, हमारे साइंटिस्ट, हमारे R&D एक्सपर्ट्स, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, नए प्रोडक्ट्स आपके लिए मार्केट में लेके आते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनमें फ्यूचर के हिसाब से बदलाव करके मार्केट में लेते हैं। और इसका एक एग्जांपल हमने पिछले साल देखा कि पूरी बायोफिट रेंज में हमने रिवैम्प हमारे R&D स्ट्रक्चर के माध्यम से किया। और अभी हर बार हमें ये सवाल पूछा जाता है, नेटसप को ये सवाल पूछा जाता है, नेटसप के R&D टीम को ये सवाल पूछा जाता है कि अभी ये इतना ब्रांड आपने सुपर ब्रांड बनाया, लेकिन अभी और कुछ स्कोप है क्या इसमें? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सब्सिडरीज जितने भी है, उसमें एक बेहतरीन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स देने का काम, ये हमेशा ये एक रोल हमने भारत की फार्मिंग में किया है। लेकिन हमेशा ये पूछा जाता है कि अभी नया क्या आएगा, क्या नया आप लेकर आओगे? जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा R&D टीम जो है हमें कंटिन्यूअसली रिसर्च करता रहता है भारत की फार्मिंग के ऊपर। भारत की फार्मिंग को और सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और ऐसे रिसर्च करते समय हमने देखा कि एक ऐसा सेक्टर है फार्मिंग का जिसमें बहुत कम लोगों का ध्यान है, और जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे हम हमेशा जब प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में लेके आते हैं या कैटेगरी मार्केट में लेके आते हैं, तो हमारी सोच क्लियर होती है कि जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे नेटसप सॉल्यूशन लेकर आएगा। सो विद कॉज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो वैसे हमने देखा कि एक रेंज है या एक सेक्टर है जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, जिनके ऊपर रिसर्च किया, मार्केट सर्वे किया, एंड हमने सोचा कि क्या इन प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। और वो इंडस्ट्री थी, वो सेक्टर था भारत का फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फूड जो है, फिश जो है, वो फिश एज अ फूड वहां पे कैप्चर किए जाते हैं या कल्चर किए जाते हैं। तो लार्जली हमने देखा कि विश्व में दो तरीके से फिश फार्मिंग होता है, एक मरीन फिश फार्मिंग और एक इनलैंड फिश फार्मिंग। मरीन फिश फार्मिंग मतलब समुद्र के अंदर जाके जो फिश फार्मिंग किया जाता है, उसमें भी दो तरीके के फिश फार्मिंग होते हैं, एक ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग और एक एडवांस फिश फार्मिंग। जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग है वो जनरली कोस्टल एरिया में किया जाता है, और जो एडवांस मरीन फार्मिंग है वो बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से डीप सी फार्मिंग जो है वो किया जाता है। सो जो मरीन फार्मिंग है वो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड का ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का। एंड सेकेंड पार्ट जो आता है इनलैंड या फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग, जो कि 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल दुनिया के फिश प्रोडक्शन में। सो ये एक मेजर सोर्स है फिश प्रोडक्शन का पूरे वर्ल्ड में, इनलैंड या फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग। अभी हमने देखा कि जो मरीन फिश फार्मिंग है उसमें तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समुद्र में होता है। लेकिन जो इनलैंड फिश फार्मिंग है उसको हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, और हमने देखा कि अगर हम फिश फार्मिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लेके आना चाहते हैं, तो ये इनलैंड और स्पेशली इन इनलैंड फिश फार्मिंग, मतलब जो फार्मर्स एक फिश पॉन्ड बना के उसमें पानी को इकट्ठा करके उसमें फिश ग्रो करते हैं, या नदी का, तालाब का पानी जो है ठहरा के उसमें फिश फार्मिंग किया जाता है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ करना है तो हमने देखा कि क्या इंडिया में सच में इसको कुछ स्कोप है, क्या इंडिया इनलैंड फिश फार्मिंग करता भी है? क्योंकि नॉर्मली हमें ये सुनने को नहीं मिलता कि इंडिया में कहीं पे, क्योंकि जैसे हम खेती हर जगह देखते हैं, वैसे फिश फार्मिंग हर जगह नहीं देखते। एंड उसकी वजह से हमने थोड़ा रिसर्च किया, तो हमें पता चला कि इंडिया, भारत, वर्ल्ड में जो टॉप इनलैंड फिश प्रोड्यूसर कंट्री है वो है चाइना। ठीक है, जिसका जो परसेंटेज शेयर है वो है 16%। लेकिन उसी जगह पे जो सेकंड कंट्री इनलैंड फिश फार्मिंग प्रोड्यूसर है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में, दैट इज इंडिया। और उसका ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में, इनलैंड फिश प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 14%। मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है चाइना, उसके करीब करीब है। मतलब हम वो ग्लोबल इनलैंड फिश फार्मिंग के लीडर हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में। देन थर्ड इज बांग्लादेश, फोर्थ इज म्यांमार, एंड फिफ्थ इज कोलंबिया। सो हमारा इनलैंड फिश फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। अभी हमने देखा कि जो रिसेंट ईयर्स है इनमें फिश फार्मिंग हमारे यहाँ पे कैसे हो रहा है इंडिया में,
तो आप जो ये ब्लू लाइन देखोगे वो मरीन फिश फार्मिंग का है, और जो रेड लाइन देखोगे वो इनलैंड फिश प्रोडक्शन का है। आप अगर देखोगे तो ब्लू लाइन जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, वो उसी जगह पे स्टैग्नेंट हो गई है फ्रॉम 2005-6 टू 2017-18 का ये ग्राफ अगर आप देखते हो कि मरीन फिश फार्मिंग मतलब समुद्र में जाके जो फिश फार्मिंग होती है वो इंडिया में नहीं बढ़ रही। तो इंडिया में कौन सा फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है? तो इंडिया में फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है इनलैंड। जो रेड यहाँ पे स्टिक आप देख रहे हो, इसका मतलब इनलैंड फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये जो फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसमें भी अगर ज्यादा देखा जाए तो भारत का जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी वेजिटेरियन पॉपुलेशन भारत का ज्यादा है। तो ये जो फिश प्रोडक्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? तो इसमें भी हमने देखा कि मेजोरिटी फिश प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है इंडिया का। अब जो ये इनलैंड फिश प्रोडक्शन इंडिया का हो रहा है इसके कुछ प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि मेजोरिटी जो है वो कन्वेंशनल फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। मार्केट में कोई भी इंडियन बेस फिश फीड या उस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। जो भी फिश फीड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या फिश सप्लीमेंट्स अवेलेबल है या फिशरीज के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से मेजोरिटी प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेड है। तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिश फार्मर का बहुत ज्यादा है। केमिकल ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, हार्मोन्स यूज किए जा रहे हैं, ताकि फिश का जो वजन है वो ज्यादा जल्दी बढ़े। फिश में जो डिसीजेस आ रहे हैं फंगल या बैक्टीरियल, उनके लिए एंटीबायोटिक यूज किए जा रहे हैं। और ये सब जो एंटीबायोटिक हार्मोन्स केमिकल्स जो फिश प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं, इनका बहुत एडवर्स इंपैक्ट जो है वो फिश पे हो रहा है। और इनडायरेक्टली जो फिश कंजम्पशन पॉपुलेशन है, मतलब ह्यूमन जो है, जो हम लोग फिश खाते हैं, उनकी बॉडी पे भी हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, जमीन में जो फर्टिलाइजर जा रहा है वो हमारे बॉडी में आ रहा है, फिर हमें रोग हो रहे हैं, वैसे ही फिश जो खाने वाले लोग हैं उनके बॉडी में फिश के माध्यम से भी बहुत ज्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स जो है वो बॉडी में जा रहे हैं। अभी इसका दूसरा साइड ये है कि जब कोई व्यक्ति, कोई फिश फार्मर एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन कर रहा है फिश का, तो एक्सपोर्ट में एंटीबायोटिक और हार्मोन्स का यूज जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको एक लेवल के ऊपर एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स फिश में पाए जाते हैं तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें भी फार्मर का नुकसान जो है वो यहाँ पे हो सकता है। सो जैसे एग्रीकल्चर का था कुछ समय पहले, वैसे ही अभी या करंटली भी जैसे एग्रीकल्चर का है, वैसे ही फिश फार्मिंग के प्रॉब्लम्स है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, कोई भी लोकल प्लेयर प्रोडक्ट में अवेलेबल ना होना, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना। और ये सभी प्रॉब्लम्स जब हमने आइडेंटिफाई किए तो हमने देखा कि एक जो ये केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, इनकी वजह से एक अगर फिश खराब हो जाता है तो वो पूरे पॉन्ड को खराब कर देता है। और अगर एक पॉन्ड खराब हो जाता है तो उसमें जितने भी फिश है, वो फिश खाने वाले जो फिश फैमिलीज है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो मेजर एक सवाल लोगों के सामने ये आ जाता है, पूरे ग्लोबल फिश कंज्यूम करने वाले पॉपुलेशन के सामने, ये कि आप फिश खा रहे हो या हेल्दी फिश खा रहे हो। ये एक बहुत मेजर सवाल जो है वो अराइज हो जाता है। तो हमें हेल्दी फिश खाना था, क्योंकि फिश कंजम्पशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, और आने वाले 5 सालों में फिश कंजम्पशन जो है वो करंट फिश कंजम्पशन के, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये डबल होने वाला है। और अगर ये फिश कंजम्पशन डबल होने वाला है तो फिश प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। और अगर फिश प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए तो कौन बढ़ा सकता है, किसके पास पोटेंशियल है फिश प्रोडक्शन बढ़ाने का? तो दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके पास फिश प्रोडक्शन बढ़ाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज इंडिया। तो अभी पूरा वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन के लिए किसी एक कंट्री पे ऊपर ज्यादा निर्भर रहेगा तो वो भारत होगा। इसका मतलब आने वाले समय में भारत में फिश प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। अब फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा किस लिए? क्योंकि वो भारत के बाहर भेजना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसको जो प्रोडक्शन अभी जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से नहीं चलेगा। सो ये सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने सोचा कि इस पे क्या सोल्यूशन दिया जा सकता है, अल्टरनेटिव क्या दिया सकता है फार्मर्स को। तो अल्टरनेटिव एक ही हो सकता है, दैट इज ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग या सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। जो बहुत ही कम फार्मर्स को, जो फिश प्रोड्यूस करते हैं, उनको पता है कि जो फिश फार्मिंग है, जैसे हम अभी तक बोल रहे थे ना किसानों को कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, वैसे ही आज से नेटसर्फ एक जो ब्रांड विथ पर्पस है,
हम एक पर्पस के साथ आगे बढ़े हैं और हमारा अभी नेक्स्ट पर्पस है कि पूरे भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग को भी प्रमोट करना है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को प्रमोट करना है, जहां पे फिश फार्मिंग फिश फार्मर का जो खर्चा है वो कम हो और उसका उत्पादन बढ़े और एक हेल्दी फिश, वो एक्सपोर्ट करने लायक फिश जो है वो मार्केट में लेके आए। और इसी उद्देश्य से नेटसर्फ जो है वो एक कैटेगरी यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जिसमें हम एक एक्वेटिक एनिमल्स लाइक श्रिम्स, फिशेस, प्रॉन्स, ऐसे एनिमल्स को हम फार्मर जो है वो रेस करें विदाउट यूजिंग एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए बिना हम ये फिश प्रोडक्शन जो है वो फार्मर्स को प्रमोट करेंगे। एंड विद दिस पर्पस हमने एक कैटेगरी लॉन्च की है जिसका नाम है बायोफिट एक्वा, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, आपने एक वीडियो भी इसके बारे में देखा होगा। तो आज आइए जानते हैं इस कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत में, कि ये कैटेगरी में जो ये 3 प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली ये क्या है। तो ये कैटेगरी एक बंच है प्रोडक्ट्स का, जिसमें पहला प्रोडक्ट है एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट। जैसे किसानों में खेती के लिए या फसल के लिए हम लोग स्टीमरिच यूज करते हैं, जैसे इंसानों के लिए हम नेचुरामोर यूज करते हैं, जैसे जानवरों के लिए हम सीएफसी यूज करते हैं, वैसे ही फिश के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट, मतलब एएफसी। जैसे सीएफसी है वैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं एएफसी, एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट। दूसरा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं दैट इज एक्वा क्लियर, और तीसरा प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक्वा कल्चर। तो ये एक्वा क्लियर और एक्वा कल्चर ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली रिलेटेड टू जो फिश फार्मिंग में जो पानी है उस पानी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, क्योंकि फिश फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई होगा तो वो होता है पानी, जो पॉन्ड में होता है, फिश फार्मर जो यूज करता है। ये पानी अगर गंदा हो, क्योंकि 80 to 90% प्रॉब्लम्स ऑफ फिश फार्मिंग आर ड्यू टू बैड वाटर, जो गंदा वाटर फिश फार्मिंग में यूज किया जाता है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर फिश फार्मिंग का होता है, उसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे अराइज होते हैं। क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, उसको क्या सोल्यूशन देंगे, ये भी हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सो इन ऑल अगर हम लोग व्हाई दिस कैटेगरी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग आप अगर अटेंड कर रहे हो तो हमेशा 3 चीजों का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करो, कि व्हाई, दूसरा व्हाट, ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, और हाउ, मतलब इसको कैसे यूज करना है। ये तीनों जब सवालों के जवाब आपको मिलना बहुत जरूरी है कोई भी कैटेगरी को आप जब समझ रहे हो। तो व्हाई दिस कैटेगरी, सो सबसे पहले ये कैटेगरी है टू प्रोवाइड क्वालिटी न्यूट्रिशन टू फिश इन इनलैंड फिश फार्मिंग। दूसरा, कोई भी हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड्स और हार्मोन्स विरहित फिश प्रोडक्शन करने के लिए ये कैटेगरी हमने बनाई है। तीसरा, पानी की क्वालिटी और प्यूरिटी को ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी हमने बनाई है, और इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचे इस हिसाब से हमने ये कैटेगरी बनाई है। सो इन एंड ऑल, फार्मर का जो खर्चा है वो कम हो, उत्पादन है जो बड़े फिश का, और एक क्वालिटी फिश जो है वो मार्केट में हम लेकर जाए, इसके लिए ये टोटल कैटेगरी जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है जो है एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट एएफसी। एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट क्या है, तो जैसे मैंने बोला, जैसे जानवरों के लिए हम लोग सीएफसी बोलते हैं, वैसे ही ये फिश के लिए एएफसी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि जैसी कोई भी अगर इन एनिमल होता है, जैसे ह्यूमन इज एन एनिमल, एक्वा फिश, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये भी एक एनिमल है। सो हर एक एनिमल के जानवर के बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो अगर नॉर्मल खाने से फुलफिल ना हो तो उस रिक्वायरमेंट का डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, और उस डेफिशिएंसी की वजह से जो नॉर्मल प्रोडक्शन हमें चाहिए वो नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो नहीं मिल पाता है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट लॉन्च किया है। तो ये क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है कंप्लीट डाइट का, जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, इसका एक कॉम्बिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू फिश यहाँ पे डिजाइन किया गया है। उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीजें जो है वो एक अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की गई है। यहाँ पे कोई स्क्रीन के ऊपर मैं थोड़ा एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है
सभी उन न्यूट्रिएंट्स का जो एक फिश के बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये न्यूट्रिएंट क्यों रिक्वायर्ड है, तो देखिए एक सिंपल बात समझिए, फिश को नॉर्मली कुछ फीड खिलाया जाता है। तो कई जगह पे ये पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है वो खिलाया जाता है, या अलग अलग वेस्ट खिलाए जाते हैं। कुछ लोग प्रॉपर फिश फीड खिलाते हैं, ठीक है। जैसे हम जानवर को कुछ चारा खिलाते हैं, वैसे फिश को भी कुछ फीड खिलाया जाता है। लेकिन ये जो फीड खिलाया जाता है फिश को, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन अगर बॉडी में नहीं हो पाया, क्योंकि ये सब एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो फिश के मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, मतलब उसकी चयापचय क्रिया के ऊपर डिपेंड है। अगर ये चयापचय क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो जो फिश हम लोग फीड खिला रहे हैं, वो फीड अच्छी तरीके से वो फिश के बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और वो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फीड ज्यादा यूज करना होगा, और उस प्रोपोर्शन में जो वजन फिश का आना चाहिए वो वजन नहीं आएगा। इसका मतलब 1 kg फिश बनने के लिए, जैसे कि फिश का जो बीज जब पॉन्ड में जाता है, फिश पॉन्ड में जाता है, तालाब में जाता है, तो वो कुछ 2 से 3 ग्राम के करीब होता है। उस 2-3 ग्राम के छोटी मछली को 1 से 1.5 kg का मछली बनाने के लिए कितना फिश फीड हमें उसे खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो फिश फीड कितना खिलाना पड़ेगा, वो जितना ज्यादा खिलाना पड़ेगा उतना किसान का खर्चा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे वो फिश फीड का खर्चा क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो फिश फीड हम लोग खिला रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो फिश के बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं होता, क्योंकि उसका गट हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो नॉर्मली फिश जो है वो कैसे बढ़ना चाहिए, तो आइडियली फिश का पहले लेंथ बढ़ना चाहिए, और फिश का जो जाड़ी है या विड्थ जो है या गर्थ जो है वो बाद में बढ़ना चाहिए, तो वो हेल्दी फिश तैयार होता है। अभी अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रहे, चयापचय क्रिया प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जो खाया जा रहा है फिश में वो अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिश का जो विड्थ है वो पहले बढ़ जाता है, मतलब फिश का जो जाड़ी है वो पहले बढ़ जाता है, और उसकी वजह से लेंथ जो है वो प्रॉपर बढ़ नहीं पाता। तो वो फिश लेंथ में छोटा रह जाता है, जाड़ी में बढ़ जाता है, क्योंकि उसका पेट फूल जाता है, और ऐसे अनहेल्दी फिश जो है वो तैयार हो जाता है, और इसका वजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाता। और डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से बहुत सारे डिसीजेस भी फिश को हो जाते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरियल कुछ फंगल डिसीजेस हो जाते हैं, और जिसको कंट्रोल करने के लिए फार्मर को जैसे मैंने बोला कि एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ता है, या जो वजन बढ़ना चाहिए फिश का उसके लिए हार्मोन्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर फिश को एक प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है वो खिलाया जाए। तो इससे क्या होगा, अगर हम एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट फिश पॉन्ड में अगर फिश को खिलाते हैं तो इससे क्या होगा, तो जो फिश फीड कन्वर्जन रेशियो है जिसको FCR बोला जाता है, मतलब आप जो फिश फीड खिला रहे हो उस फिश फीड के साथ इसको यूज करना है, क्योंकि ये सप्लीमेंट है। ये चीज को ध्यान में रखिए, ये कोई फीड नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जैसे नेचुरामोर ये खाना नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जैसे CFC ये फीड नहीं है, ये सप्लीमेंट है, वैसे AFC ये फीड नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये कॉन्सेंट्रेट है उन सभी न्यूट्रिएंट्स का। तो इससे क्या होगा, फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, मतलब कम फिश फीड में ज्यादा अच्छा क्वांटिटी या वजन का फीड जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो फार्मर का फिश फीड का खर्चा कम होगा। इसी के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का होना चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स का फिश के बॉडी में नेचुरल तरीके से, वो एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ जो फिश के फिजियोलॉजी है, मतलब टिश्यू मसल, मतलब वजनदार फिश जो है वो तैयार होगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, फीड इनटेक बढ़ेगा, और फिश का जो नॉर्मल ऑप्टिमम वेल्थ है, वजन है, वो कम से कम दिनों में यहाँ पे अटेंड करने को फिश को मदद हो सकती है। जैसे हम पोल्ट्री में बोलते हैं ना कि अगर 60 दिन में पोल्ट्री का एक बैच निकलता है तो CFC यूज करने के बाद वो 50 दिन में निकलता है। वैसे ही एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट अगर यूज करते हैं हम लोग, तो जितना नॉर्मल डेज लगते हैं एक फिश को 1 से 1.5 kg का वजन ग्रैब करने के लिए, उससे कम दिन, ऑलमोस्ट 10% रिडक्शन जो है वो 5 से 10 दिन कम लगेंगे। इसका मतलब एक बैच पूरे साल में फिश फार्मर ज्यादा ले पाएगा, और उससे उसका उत्पादन जो है वो यहाँ पे बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसी के साथ साथ ये अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर रहा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिश फार्मर्स में एक मेजर प्रॉब्लम दूसरा ये भी होता है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो फिश का बहुत ज्यादा होता है।
अब ये मोर्टेलिटी रेट जो है, मतलब फिश का जो मरना है, छोटे छोटे जब वो फिश होते हैं तब वो मर जाते हैं। अभी सोचिए, एक छोटा फिश मरना मतलब 1 किलो फिश का नुकसान होना फ्यूचर में आने वाले, ठीक है ना। सो ये जो मरना है, मर जो है शुरुआती दौर में फिश की, ये क्यों होती है? इसका पहला कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, इसका दूसरा कारण डिसीजेस बढ़ना। अभी डिसीजेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पानी की वजह से, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि डिसीजेस कैसे कंट्रोल होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तीसरा मेजर कारण है फिश के मरने का, दैट इज फिन रॉट, गिल रॉट। मतलब जैसे कि फिश के जो कल्ले होते हैं या उसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, इनमें रॉटिंग आ जाता है फंगल्स की वजह से, उसकी वजह से फिश मरते हैं। ये फिन एंड गिल रॉट की वजह से उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, और ये चमक अगर कम हो जाती है तो उसका मार्केट में प्राइस जो है वो कम फार्मर को मिलता है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए उसकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? सिंपल है, नाचरामोर खाने से जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वैसे ही एएफसी खाने से उस फिश की इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो डिसीजेस कम होंगे, डिसीजेस कम होंगे तो मोर्टेलिटी कम होगा, मोर्टेलिटी कम होगा तो फिश प्रोडक्शन बढ़ने में यहाँ पे मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी इसकी बढ़ने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने जैसे शुरुआत में बोला, मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय क्रिया में बहुत तेजी से सुधार लाएगा। इसकी वजह से जो खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अगर अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो ग्रोथ ज्यादा अच्छे से अटेंड होगा। इसी के साथ साथ फर्टिलिटी और जो ओव्यूलेटरी प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो है फिश का, वो अच्छी तरीके से वहां पे फिश पॉन्ड में होगा, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फिश जो है वो अच्छी तरीके से ये खाने के बाद फिश में होने वाला है। तो इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, लिपिड्स है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, और इसी के साथ साथ प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी है जो इसकी गट हेल्थ को सुधारने में मदद करते हैं। सो इन एंड ऑल, अगर ये एएफसी अगर हम लोग यूज करते हैं तो फिश को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही ग्रोथ, डिसीज रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी और मोर्टेलिटी रेट को कम करने में ये आपकी मदद, फिश की मदद करेगा, और जिससे कि फिश प्रोडक्शन बढ़ने में मदद हो सकती है। इसमें कंटेंट क्या है? सो डिब्बे के ऊपर भी लिखे हुए हैं ये किसको यूज कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के फिशेस को, श्रिम्स को, प्रॉन्स को और क्रैब्स को भी यूज कर सकते हैं। इस सभी प्रकार के फिश, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो श्रिम्स है, प्रॉन्स है और क्रैब्स है, इसको फिश कैटेगरी में नहीं पकड़ा जाता, तो ये एक अलग कैटेगरी है। तो सभी प्रकार के फिश, उसी के साथ साथ श्रिम्स, प्रॉन्स मतलब झींगा या अलग अलग टाइप के प्रॉन्स होते हैं, और क्रैब्स मतलब केकड़ा, इनके प्रोडक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें डिब्बे के ऊपर क्लियरली लिखा है इसमें कोई भी एंटीबायोटिक और हार्मोन नहीं है, सो सेफ टू एक्सपोर्ट है। मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले यहाँ पे ही आपको टेक्स्ट चैट बॉक्स में इसके रिपोर्ट जो है वो अटैच कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके आपके पास रख सकते हैं, या व्हाट्सअप कर दूंगा, आपके एमसीएम ग्रुप पे आ जाएंगे, जिनमें ये ऑलरेडी टेस्ट किया गया है कि इस प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल, हेवी मेटल, एप्लाटॉक्सिन जैसे कोई भी एंटीबायोटिक, हार्मोन ये इस प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो इसके प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। सो फिश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सभी चीजें जो है वो इसमें डाली गई है। नेट कंटेंट 250 ग्राम है, और इसकी जो एमआरपी है वो 400 रुपए, बाय मिस्टेक यहाँ पे 300 रुपया हुई है। तो इसकी एमआरपी जो है वो 400 रुपीज है, एंड नेट कंटेंट 250 ग्राम है। इसका डोसेज जो है दैट इज 10 ग्राम पर 1 kg ऑफ फिश फीड। 1 किलो फिश फीड में 10 ग्राम मिक्स करके इसको फिश को खिलाना है, जो फिश फीड वो नॉर्मली यूज करते हैं। नॉर्मली इसको आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि पहले 7 दिनों में इसको 5 ग्राम पर केजी ऑफ फिश फीड यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम फिश फीड जो है वो, फिश जो है वो छोटा होता है। जो बाद के 15 डेज है उसमें आप 7 ग्राम तक उसको बढ़ा सकते हो, और जैसे ही वो 1 महीने का हो जाता है फिश, तो आप 10 ग्राम पर केजी फिश फीड के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। इसको आप डेली अल्टरनेट भी यूज कर सकते हो। फिश के साइज के हिसाब से भी इसको वेरिएशन इसके आ सकते हैं। फिश फीड खिलाने के एक स्टैंडर्ड जो है वो हमने दिया है, 1 kg फिश फीड में 10 ग्राम इसको यूज करना है, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज एक्वा क्लियर। अभी एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि पानी ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग, हमारे लिए जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वातावरण, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वातावरण में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम
ज्यादा अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जहाँ जैसे कि अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो अभी आप देख ही रहे हैं कोरोना में ऑक्सीजन की कैसी कितनी किल्लत चल रही है। तो हमारे आजू बाजू का इन्वायरमेंट जब बहुत जरूरी होता है हमें अच्छी ग्रोथ के लिए, वैसे ही फिश का जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से पानी में होने वाला है, इसलिए वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली होता क्या है, जो पॉन्ड होता है उसमें पानी जो है वो ठहरा हुआ होता है, और आपको ही पता है पानी अगर बहता नहीं होगा, ठहरा रहेगा उसमें, तो उसमें अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो होने स्टार्ट होते हैं, फंगल ग्रो होने स्टार्ट होते हैं, उसमें कीचड़ आ जाता है। या नॉर्मली फिश पॉन्ड की जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक रिजर्वोयर से पानी जो है वो बहता हुआ पॉन्ड में आता है और उसको वहां पे रुकाया जाता है। तो जो बहुत अलग अलग जगह से जो पानी आया है वो अपने साथ बहुत ज्यादा गंदगी भी लेके आता है। तो इन सब की वजह से पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाता है। उसी के साथ साथ जिस जमीन में जमीन के ऊपर ये पॉन्ड है, उस जमीन का कुछ गुणधर्म जो है वो भी पॉन्ड में आ जाता है। जैसे कि जमीन अगर पीएच उसका प्रॉपर नहीं है तो वो पानी का पीएच भी बिगाड़ सकती है, पानी का खुद का पीएच भी खराब हो सकता है। तो इन सब की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है वो पानी में आ जाते हैं, और उसकी वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट फिश को नहीं मिलता, एंड देन फिश का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। और एक फिश मरना मतलब मैंने जैसे बोला 1 kg, और नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रॉम 50 रुपीज टू 100 रुपीज पर केजी फिश मार्केट में सेल होते हैं। तो एक फिश मरना मतलब 100 रुपए का नुकसान फार्मर का स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर हम एक एक फिश भी बचाते हैं फार्मर का, तो भी हम एक बहुत अच्छा फायदा जो है फार्मर को करके देने वाले फिश फार्मर को। सो ये एक्वा क्लियर जो है वो स्पेसिफिक एक पर्पज से बनाया गया है, दैट इज पानी को क्लियर रखना, पानी को साफ सुथरा रखना, ऐसा रखना कि जिसमें एक फिश जो है वो प्रॉपर तरीके से रह जाए। अभी ये पानी में होता क्या है, तो बेसिकली पानी में अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिक्स होने की वजह से पानी का जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पानी की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए एक्वा क्लियर जो है वो यहाँ पे काम करने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे एक्वा क्लियर की वजह से होने वाला है, दैट इज पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल है। अभी आपको ही पता है जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे उस फिश को जीने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी उसको जो ऑक्सीजन है वो पानी में पानी से ही वो लेता है। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो फिश जो है वो पानी के सतह पर आ जाता है हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए। और वो अगर फिश पानी के सतह पर आ जाता है, सरफेस लेवल पे आ जाता है, तो ड्यू टू इन्वायरमेंट और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो फिश जो है वो मर जाता है, उसमें मोर्टेलिटी जो है वो फिश की बढ़ जाती है। तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अभी ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन आता है जमीन पानी में या पॉन्ड में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब कुछ ऐसे अलगीज, कुछ ऐसे प्लांट जो पॉन्ड के निचले स्तर में तैयार होते हैं। कुछ जो प्लांट्स जो है जिसको हम मराठी में शेवाळ बोलते हैं, आई डोंट नो अभी यहाँ पे गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, अलगीज, अलग अलग तरीके के उस अलगल ग्रोथ जहाँ पे होते हैं, या कुछ छोटे छोटे पौधे पानी के नीचे जो ग्रो होते हैं, इन पौधों का काम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये पौधे अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट उनको नहीं मिले, क्लियर इन्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पानी अगर मड़ी है मतलब उसमें गंदा पानी है, तो जो सनलाइट है, सोलर लाइट है, वो नीचे तक नहीं जाएगा। अगर सोलर लाइट नीचे तक नहीं जाएगा तो ये प्लांट ग्रो नहीं होंगे। अगर ये प्लांट ग्रो नहीं होंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर पॉन्ड में फिश पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉन्ड का पानी खराब है, तो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होने वाला है। उसी के साथ साथ पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है, या फिर पानी में नॉर्मली जो होता क्या है, ये फिश जो है वो उनकी जो श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब जैसे हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, वैसे फिश भी सांस ले रहे हैं सांस छोड़ते हैं। ये सांस लेने और छोड़ते टाइम ये पानी में ऑक्सीजन लेते हैं और ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये जो उन्होंने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, यही कार्बन डाइऑक्साइड वो फाइटोप्लैंक्टन्स लेते हैं, और वो फाइटोप्लैंक्टन्स उसका ऑक्सीजन दोबारा पानी को देते हैं, जो कि फिश दोबारा लेता है। ये साइकिल चालू रहता है, और ये साइकिल अगर पानी क्लियर ना हो तो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारे एक्वा क्लियर में कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो इमीडिएट पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका एक छोटा सा डेमो वीडियो भी है, वो भी मैं आपको पराग सर को भेज दूंगा, वो आपको आगे भेज देंगे कि कैसे ये एक्वा क्लियर पानी में डालने के बाद ये इमीडिएटली ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने में मदद करता है।
सो ये ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी तो नॉर्मल मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा, उसकी वजह से पानी में फिश का जो ऑक्सीजन की वजह से मरना था वो कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये पानी का जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम ये एक्वा क्लियर जो है वो यहाँ पे करने वाला है। जो एक नॉर्मल रेंज पानी के पीएच की होनी चाहिए, पानी अगर बहुत ज्यादा सलाइन है या बहुत ज्यादा अल्कलाइन है, ऐसे केस में अगर आप उसमें एक्वा क्लियर डालते हो तो आप देखोगे कि एक ड्रास्टिकली पानी के पीएच को मेंटेन करके एक फिश की ग्रोथ के लिए जो पीएच चाहिए उस लेवल पे लेके आएगा। क्योंकि अगर पीएच ज्यादा है या पीएच कम है तो ऐसे इन्वायरमेंट में फिश का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ ये जो हार्मफुल पैथोजेंस पानी में जाते हैं, पैथोजेंस मतलब कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया जो पानी में जाने के बाद फिश को अटैक करते हैं, ऐसे हार्मफुल पैथोजेंस के ऊपर भी ये काम करते हैं, इनको मारने में ये मदद करते हैं, जिससे कि डिसीजेस जो है फिश में आने वाले वो वहां पे कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये पानी का जो टोटल नाइट्रोजन लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। होता क्या है, ये जो फिश है ये अपनी तरह इनकी भी एक चयापचय क्रिया है, इसमें वो एक्सक्रीट भी डालते हैं। एक्सक्रीट मतलब जैसे मल हम रोज सुबह या यूरिन के माध्यम से या मल के माध्यम से हम हमारे बॉडी का एक्सक्रीट जो है वो बाहर डालते हैं, या स्वेट आता है, पसीना आता है हमें, इससे हम हमारे बॉडी का एक्सक्रीट जो बाहर डालते हैं। सो ऐसे ये फिश भी उनके बॉडी का एक्सक्रीट जो है वो बाहर डालते हैं। ये जो एक्सक्रीट बाहर जाता है ये नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रोजन होता है इसमें, जैसे हमारा होता है। सो इसकी वजह से ये नाइट्रोजन क्या है, ये जब पानी में जाने के बाद इसका अमोनिया फॉर्म होता है। और आपको पता होगा, आपने कभी देखा होगा कि कोई अगर सार्वजनिक शौचालय होता है और उसमें अगर हम घुसते हैं तो एक बहुत ही गंदा सा स्मेल आता है। अब ये जो स्मेल आता है ना, जो नाक में घुसने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि यार नाक के बाल जल जाएंगे। ये स्मेल क्यों आता है? क्योंकि वहां पे जो यूरिन हम लोग करते हैं उस यूरिन से अमोनिया फॉर्म होता है और ये अमोनिया का स्मेल होता है। अगर आप लेबोरेटरी में कभी अमोनिया का स्मेल लोगे तो एकदम से नाक में जलन हो जाएगी। सो यही तरीके से अमोनिया जो है वो पानी में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और ये अमोनिया की मात्रा अगर बढ़ जाती है, सो ये अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से फिश को जो है वो नॉर्मल एनवायरमेंट वहां पे नहीं रहता बढ़ने के लिए। तो ये बहुत घातक है। अब ये क्या करेगा, ये टोटल जो अमोनिया नाइट्रोजन है, टीएन जिसको बोलते हैं, या नाइट्रेट है या नाइट्रेट है या फॉस्फेट है, इसको रिड्यूस करने का काम करेगा। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा एक्वा क्लियर, ये जो अमोनिया है उसको डिवाइड करेगा। अमोनिया का होता है, अमोनिया कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करेगा, नाइट्रोजन अलग करेगा, ऑक्सीजन अलग करेगा। जैसे ऑक्सीजन अलग होगा ये ऑक्सीजन फिश ले लेंगे और जो नाइट्रोजन है वो जमीन में नीचे चला जाएगा। और आपको ही पता है नाइट्रोजन मतलब हमारे एनपीके में जो एन होता है, एन हम लोग बोलते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन सॉइल में जा रहा है तो ये खाद बनेगा। जो अमोनिया बन के फिश के इन्वायरमेंट को किल कर रहे थे, वही नाइट्रोजन जमीन में जाके खाद बन रहा है, वही ऑक्सीजन फिश को रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप हमारे साइंटिस्ट की सोच यहाँ पे देखोगे तो ये मल्टीपल तरीके से काम करता है। ये पानी के पीएच को बैलेंस करेगा, ये पानी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, पानी के नाइट्रेट टोटल अमोनिया नाइट्रोजन जो है उसको कम करेगा, इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में डिवाइड कर लेगा। पानी की जो पैथोजेंस है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, इनको कम करेगा। अगर ये पैथोजेंस कम हो गए, मतलब बैक्टीरिया फंगस ये अगर कम हो गए तो कोई डिसीज नहीं होगा। डिसीज नहीं होगा तो एंटीबायोटिक यूज नहीं करना पड़ेगा, और एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट कम होगा, और मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो फिश का प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। सो ओवरऑल एक्वा क्लियर ये पानी में पानी को क्लियर करने का या सुधारने का काम करता है। इसमें क्या क्या है, तो दैट इज, इसमें यूका एक्सट्रैक्ट है 20%, जियोलाइट है 30%, बाइकार्बोनेट है 30% एंड कुछ ब्लाइंडर से 20%। आप गूगल में जाके अगर एक एक कंटेंट का भी रिसर्च करते हो, यूका एक्सट्रैक्ट, जियोलाइट, बाइकार्बोनेट, तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने जो भी यहाँ पे चीजें बोली, ये एक एक काम जो है कॉम्बिनेशन में काम यहाँ पे इनके वजह से किया जाता है। इसका डोज क्या है, तो इसका डोज है 1 kg पर एकड़। एक्वाकल्चर पॉन्ड में हम इसको यूज करने वाले हैं। सॉरी, इसका जो डोज है वो है 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए। 1 एकड़ मतलब ये गुजरात में जो बीघा सिस्टम बोला जाता है, सो आई गेस मेरे हिसाब से कुछ 2.5 से 3 बीघा मतलब 1 एकड़ होता है। एम आई राइट पराग सर, और कोई भी बोल सकता है।
यस सर, यस, 2.5 हाँ, बीघा। 2.5 बीघा करेक्ट। मतलब 1 एकड़ हो जाता है, ठीक है। सो ये 1 एकड़ फिश पॉन्ड अगर है तो उसमें 1 केजी, ये जो है वो पाउडर फॉर्म में है, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है, ये 1 केजी आपको 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए 15 दिन में एक बार आपको इसमें यूज करना है। 15 से 20 दिन या महीने में एक बार का भी एवरेज आप यहाँ पे रख सकते हो। स्टैंडर्ड जो है वो 15 दिन में एक बार, ताकि पानी जो है वो 15-15 या 20-20 दिन के बाद क्लियर होता रहे, रिसाइकिल होता रहे, पानी का पीएच बैलेंस होता रहे, पानी के अमोनिया लेवल को कम करता रहे, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल बढ़े। तो ये सारे फंक्शन जो है वो रेगुलर लेवल पे, इंटरवल पे करते रहने के लिए और पानी को क्लियर रखने के लिए आप इसको एक रेगुलर अंतराल में इसको यूज कर सकते हैं। सो ये जो है वो 250 ग्राम में इसका जो अभी पाउच डिब्बा है, एंड एमआरपी जो है कुछ 500 रुपीज इसकी एमआरपी है। एक्वा कल्चर और एक्वा क्लियर, ये जो दो प्रोडक्ट है जो कि पाउडर फॉर्म में है या ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, ये सभी प्रोडक्ट आज 250 ग्राम के पैकेज में अवेलेबल है। लेकिन जल्दी ही ये एक बड़े पैकेजिंग में, क्योंकि फिश फार्मर्स जो कि बड़े बड़े पॉन्ड्स उनके हैं, उन्होंने ये डिमांड की है कि हमें ये 25 ग्राम का पैकेज नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बड़ा पैकेजिंग चाहिए। तो हम लोग इसमें 10 केजी और 25 केजी के पैकेजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। सो हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर इसमें 10 केजी एंड 25 केजी के पैकेट्स भी आ जाए, जो जिसकी वजह से क्योंकि इसके पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट जो है वो अच्छा खासा है, सो पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और ये प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट वाइज और ज्यादा चीपर हो जाएगा। करंटली भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ही सस्ता है। आगे चल के हम इसके बारे में भी देखेंगे। सो दिस इज एक्वा क्लियर, तो ये पानी के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा प्रोडक्ट जो है ये है बायोफिट एक्वा कल्चर। इसके नाम में ही है कल्चर। कल्चर मतलब एक पानी का कल्चर सुधारने का, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा कल्चर मतलब हमारी संस्कृति, वैसे ही ये पानी का भी एक कल्चर होता है, और ये पानी के कल्चर को सुधारने का काम जो है वो यहाँ पे एक्वा कल्चर के माध्यम से कर किया जाने वाला है। तो ये क्या है, ये कंजोम मतलब ये एक बैक्टीरिया का, अलग अलग बैक्टीरिया का एक कंसोर्शियम है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, जो कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है मेनली इन नेचर। सो अलग अलग बैक्टीरिया इसमें भरे हुए हैं डॉर्मेंट स्टेज में, जैसे कि हमारे एनपीके में होते हैं, इसी तरीके के कुछ बैक्टीरिया, एनपीके वाले बैक्टीरिया नहीं, एनपीके में होते हैं, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ। सो कुछ बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है इसमें। ये क्यू प्रोडक्ट मतलब वाई दिस प्रोडक्ट, इसको पहले समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जब पॉन्ड में पानी आता है तो बहुत अलग अलग जगह से वो पॉन्ड में आता है, तो वो अपने साथ बहुत मिट्टी, मड या कुछ गंदी चीजें भी इसमें लेके आता है, जिसकी वजह से पॉन्ड थोड़ा डर्टी हो जाता है। दूसरा, जो पेड़ पौधे जमीन के नीचे छोटे छोटे उगते हैं, वो जब डेड हो जाते हैं तो वो डेड प्लांट्स भी पानी में उसी पॉन्ड में घूमते रहते हैं। उसी के साथ साथ जो फिश है उनका जो एक्सक्रीटा होता है, मल होता है, वो भी पानी में घूमता रहता है। उसी के साथ साथ कोई फिश अगर मर गया तो वो मरा हुआ फिश भी उसी पानी में घूमता रहता है। मतलब अभी आप इमेजिन करो कि मड मतलब गंदी मिट्टी, उसके साथ बाहर से आने वाली कुछ गंदगी, इसके साथ साथ मरे हुए पेड़ पौधे, उसी के साथ साथ मरे हुए फिश, फिश का जो एक्सक्रीटा है, मल है, वो भी पानी में जा रहा है। ये सभी चीजें जो पानी में जा रही है, ये पानी में जाने के बाद क्या करने वाली है, तो ये सड़ने वाली है, क्योंकि पानी है, पानी के साथ इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये सड़ने वाला है। अभी ये अगर सड़ती है तो क्या होगा, ये सड़ने के बाद ये गंदा स्मेल देगी पानी को, ठीक है, पौंड में गंदा स्मेल हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये सड़ी हुई चीजें जो है, वो सड़ी हुई चीजों में बैक्टीरिया फंगस इमीडिएटली पकड़ लेगा। बराबर है, हम भी पता है कि कोई अगर चीज सड़ रही है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, फंगस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। अभी ये फंगस बैक्टीरिया जो है वो उसी पानी में घूम रहे हैं, तो वो फिश को भी लगने वाला है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सड़ी गली हुई चीजें जो पानी में घूम रही है, ये फिश घूमते घूमते जो खाना खा रहा है, उसका मुंह जो घूम रहा है, इसमें मुंह ओपन करने के बाद ये सड़ी गली जो चीजें है वो आनी अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, 100% वो अंदर जाने वाली है। मतलब ये फिश जो है वो ये सड़ा हुआ फिश, उसका खुद का मल, सड़े गले हुए पेड़ पौधे या बाहर से जो मिट्टी आ रही है, वो भी उसकी फिश के पेट में जा रहा है। अभी इसकी वजह से जो फिश है उसको एक गंदा स्मेल आ जाता है, और जब ये फिश को
कट किया जाता है तो उस फिश के पेट में वो गंदगी वैसे के वैसे रहती है, और इस गंदगी की वजह से या उस बैड स्मेल की वजह से फिश का जो प्राइस है मार्केट में वो कम हो जाता है ड्रास्टिकली, ठीक है ना। सो ये गंदा स्मेल आना, ये सभी सड़ी हुई चीजों में बैक्टीरिया आना, उस बैक्टीरिया को फिश के ऊपर आना, फिश उसकी वजह से डेथ होना, ये सभी साइड इफेक्ट्स पानी गंदा होने की वजह से फिश पॉन्ड में हम लोग देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है क्या फिश का, फिश पॉन्ड का, इसकी वजह से फार्मर का प्रोडक्शन कम हो रहा है क्या? 100%, क्योंकि डेथ ज्यादा हो रही है, फिश का क्वालिटी कम हो रहा है, फिश में फिन्स और गिल्स के रॉट आ रहे हैं, इसकी वजह से फिश का चमक कम हो रहा है। ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे या सेकेंडरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फिश में आप देख रहे हैं। अभी इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, ये जो पानी का जो कल्चर खराब हो गया है ना, इस कल्चर को सुधारना पड़ेगा, और इसी को सुधारने के लिए हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में लाया, दैट इज बायोफिट एक्वा कल्चर। अभी जैसे मैंने इसमें बोला, इसमें बैक्टीरिया है अलग अलग। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, तो ये बैक्टीरिया जो है ये पानी में जाने के बाद मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होने के बाद पानी की जो जितने भी पानी के जो ऑर्गेनिक मैटर पानी में है, इस सभी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये काम करेगा और इसको डिकम्पोज करने का काम करेगा नेचुरल तरीके से। तो जो चीजें सड़ने वाली थी वही चीजों को डिकम्पोज करके उसका रूपांतरण जो है वो खाद में करने का काम ये हमारा एक्वाकल्चर पानी के अंदर यहाँ पे करने वाला है। इसका मतलब अभी जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर, सड़ा हुआ फिश है, उसका एक्सक्रीटा है, उसका पेड़ पौधे हैं, या जो गंदगी बाहर से जा रही, इन सब के ऊपर ये प्रोसेस करके इनको डिकम्पोज करके इससे खाद जो है वो तैयार करेगा, और यही खाद जो है वो फिश पॉन्ड के जमीन में जाएगी। यही खाद अगर फिश पॉन्ड के जमीन में जाती है तो वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, मतलब जो यूजफुल प्लांट्स जो जमीन के नीचे ग्रो होते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है पॉन्ड का, वो भी ग्रो होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइजर या खाद की तरह काम करेगा। इससे जो जमीन है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, पानी की क्वालिटी अच्छी होगी, डिसीज की जो अटैक है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पानी के कल्चर को, संस्कृति को सुधारने का काम जो है वो एक्वाकल्चर यहाँ पे करने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया बेनिफिट्स के, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, इसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं है। सो ये एक नॉन पैथोजेनिक है, और सॉल्ट रेजिस्टेंस और नेचुरली ऑकरिंग प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का कल्चर है। ये बैक्टीरिया, कोई बोल सकता है सर आप ये बैक्टीरिया पानी में भेज रहे हो तो ये बैक्टीरिया फिश को डिसीज नहीं दे सकते क्या, इनकी वजह से बैक्टीरियल डिसीज नहीं होंगे क्या? सो मैंने क्लियरली पहले ही बोल दिया, अंडरलाइन करके, कि ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इनकी वजह में ये बेनिफिशियल है, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है। ये सॉल्ट रेजिस्टेंट है, इसका मतलब पानी का अगर पीएच खराब भी हो, आप एक्वा क्लियर यूज कर रहे हैं तो पीएच तो मेंटेन हो ही जाएगा, लेकिन अगर पानी का पीएच खराब हुआ, एक्वा क्लियर यूज नहीं कर रहे फिर भी इसका यूज कर रहे हैं, तो भी ये सॉल्ट रेजिस्टेंस होने की वजह से उस पानी में भी, गंदे पानी में भी ये काम करेगा, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, डिग्रेड करेंगे स्लज को, जो स्लज बिल्टअप हो रहा है पानी के अंदर, और इसकी वजह से ये फिश का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने का काम करेगा। नेचुरल एक्टिविटी जो है वो फिश की हो सकती है, और जितना फिश एक्टिव रहेगा पानी में उतना वो फिश जो है वो फीड अच्छे से कंज्यूम करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसका ग्रोथ जो है वो अच्छा होगा, वो डिसीज उसको कम होंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, हेल्दी रहने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है, वैसे फिश को हेल्दी रहने के लिए उसको पॉन्ड में घूमना जरूरी है। अगर वो डिसीज वाला फिश है, वो घूमेगा नहीं, तैरता नहीं रहेगा, तो एक्टिविटी नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो फिश जो है वो जैसा हमें चाहिए वैसा क्वालिटी फिश प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। इसी के साथ ये पानी के टर्बिडिटी की प्रॉब्लम को भी कम करेंगे, मतलब जो गंदा पानी होता है जिसको हम अभी मराठी में बोलते हैं गडूल, या मडी वाटर होता है, गुजराती में क्या बोलता है, तो ऐसे जो पानी है उस पानी को ये थोड़ा उसकी टर्बिडिटी को, अभी टर्बिडिटी को पराक्षर बोल सकते हैं, क्या है बोलते हैं गुजराती में, तो ये टर्बिडिटी को कम करने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से जो सोलर रेज है वो अच्छे से पानी के अंदर चले जाएंगे, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहेगा। बाकी सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो एक बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। ये जो एग्जिस्टिंग डेड अलगीज है उनको रिमूव करके नए अलगल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर अलगल ग्रोथ ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम रहेगा, नाइट्रेट लेवल कम हो जाएगा, और फिश प्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा, और जो नॉक्सियस ऑर्डर जो है गंदगी, गंदा स्मेल जो पानी में आता है वो भी इससे कम होगा। सो इन एंड ऑल अगर आप लोग देखते हैं
तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप पानी का जो नेचुरल हैबिटेट है फिश को ग्रो होने के लिए जैसा चाहिए वैसा नेचुरल लेवल यहाँ पे आप मेंटेन करोगे। इसमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया है, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस कोगुलेंस, बैक्टीरियस लिचेनिफॉर्मिस एंड मेगाटेरियम। इसका जो बैक्टीरियल काउंट है दैट इज 1 × 10⁹ CFU पर ml। जैसे हम एनपीके में बोलते हैं वैसे आप यहाँ पे आपको पता है CFU मतलब क्या। CFU मतलब काउंट फॉर्मिंग यूनिट, मतलब 1 ml अगर ये पानी में जाता है तो इससे 1 × 10⁹ इतने बैक्टीरिया पैदा होंगे या मल्टीप्लाई होंगे और वो अपना काम जो है पानी में जाने के बाद पानी का कल्चर क्लियर करने का करने वाले हैं। इसको भी हम 15 से 20 दिन के अंतराल में एक एक ये जो है वो जैसे हमारा एनपीके होता है लिक्विड फॉर्म में वैसे ये रहेगा। सो 1 लीटर पर एकड़ पॉन्ड में आपको अप्लाई करना है इसका 10 to 15 डेज में। ये 500 ml के बॉटल में आपको यहाँ पे मिलेगा एंड एमआरपी जो है वो 400 रुपीज है। आई गेस यहाँ थोड़ा सा नहीं, एमआरपी इसकी 350 रुपीज है। क्लियर का जो एमआरपी मैंने यहाँ पे बोला वो 500 रुपया जो गलती से मैंने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है वो 600 रुपीज है। ठीक है, सो क्लियर इज 600 रुपीज एंड ये जो कल्चर है दैट इज 350 रुपीज फॉर 500 ml। सो मार्केट में एक तो इसके पैरेलल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो कंपटीशन बहुत कम है और कॉस्ट वाइज जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं उससे इसका कॉस्ट जो तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कंपेरेटिवली बहुत सस्ता है। कुछ सवाल जो आप पूछने वाले मैं ही क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या ये रेंज कॉस्ट इफेक्टिव है? तो यस 100% मैं ये कहूंगा कि ये रेंज एब्सोल्युटली कॉस्ट इफेक्टिव रेंज है, क्योंकि सबसे पहले तो इसका कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं है। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है। इंडियन प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम है, जिसमें भी केमिकल प्रोडक्ट ज्यादा है, उसमें भी क्वालिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज है, और एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप जो फिश फार्मर अभी यूज कर रहे हैं वो बोलेंगे कि सर थोड़ा सा मैं आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन आप वहां पे अगर देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में जो लिमिटेड कंपनियां ट्रेडिशनल में आज देती है वो कॉम्बिनेशन देती है बहुत सारे। मतलब वो एक प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, एक साथ आपको पानी क्लियर करने के लिए 6 से 7 प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन उस जगह पे हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज करने को बोल रहे हैं। क्लियर कल्चर का जो काम है उसके लिए अलग अलग 6-7 प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं एक साथ पानी में यूज करने के लिए, हम एक ही प्रोडक्ट बोलते हैं। एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट जैसा प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत रेयरली अवेलेबल है इस क्वांटिटी में, मात्रा में जो हमने न्यूट्रिशन यहाँ पे डाला हुआ है या कंटेंट डाला हुआ है। सो आप कंपेयर कर सकते हो, ये न्यू प्रोडक्ट है अभी, इसमें अभी थोड़े से मार्केट में जाने के बाद लोग यूज करेंगे, इसके अलग अलग तरीके से यूसेज होंगे और इसको जो इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन मॉडिफिकेशन भी आने वाले समय में 100% होने वाले हैं। हमने अभी लैब ट्रायल्स एंड फील्ड ट्रायल्स के माध्यम से जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो आपको मैं बोल रहा हूँ आने वाले 6-7 महीने में, 1 साल के बाद इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन जो है वो 100% अलाउड है। लेकिन रिजल्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो है वो है। सो ये चीपर है कंपेयर टू अदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। और इसी के साथ साथ जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, इसकी वजह से फीड का जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे कम होने वाला है। करंटली मैं अगर बोलूँ जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग इंडिया में हो रहा है उसमें अगर फिश कन्वर्जन रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ रफली 2.5 to 3 kg, कुछ कुछ जगह पे 4 kg फिश फीड पर kg ऑफ फिश प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। सो इट्स ए ह्यूज, मतलब अगर फिश कन्वर्जन रेशियो फीड कन्वर्जन रेशियो ये 2 के ऊपर है तो ये गणित बहुत व्यस्त हो जाता है। इंडिया में ये ऑलरेडी 2 के ऊपर है, ये होना चाहिए 1 to 1.5 के बीच में। सो अगर हम लोग ये हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये फिश फीड कन्वर्जन रेशियो FCR जो है वो 1.1 to 1.5 के बीच में मेंटेन करने के लिए हमारा प्रोडक्ट मदद करेगा और इसकी वजह से उनका जो खर्चा है फिश फीड के ऊपर का वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे कम होने वाला है। सो ये कैसे यूज करना है? सो एक्वा जैसे मैंने बोला 1 एकड़ के लिए एक स्पेकुलेटिव यहाँ पे मैं लेता हूँ, स्पेकुलेशन अगर लेता हूँ तो एक्वा क्लियर 1000 ग्राम यूज करना है, हर 15 दिन में यूज करना है। इसका मतलब नॉर्मली एक फिश पॉन्ड जो है वो 6 से 3 से 4 महीने तक चलता है। ठीक है, 3 से 4 महीने में वो 1 kg का वजन अटेंड कर लेता है। एवरेज जो है वो 3 महीने का साइकिल जो है इनलैंड फिश फार्मिंग के चलते हैं। सो कुछ 4 एक्वा क्लियर्स मतलब 4000 ग्राम यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ बॉटल जॉर्स 15,500। सो टोटल एमआरपी जो होगा 7,500 रुपया। अगर हमारे 30% मिनिमम डिस्काउंट करते हैं तो 5,250 रुपए का एक्वा क्लियर यूज करना पड़ेगा एक सीजन के लिए।
एक्वाकल्चर की अगर बात करते तो यहाँ पे मैंने बोला ये 10 दिन का पकड़ा है, आप इसको 15 से 20 दिन भी कर सकते हैं। सो इसमें कुछ 5 बार, 4 से 5 बार एक्वा कल्चर यूज किया जा सकता है। सो कुछ 10 बॉटल्स या जार्स, 10 बॉटल्स यहाँ पे यूज होंगे। सो 350 MRP है। ये जो कैलकुलेशन है ये पुराने जो प्राइजेस सेट किए गए थे एट द टाइम ऑफ रिसर्च उसके ऊपर है। इसमें थोड़े से प्राइजेस मॉडिफिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला एक्वा क्लियर जो है वो 600 रुपीज MRP है, कल्चर 350 है, तो वो कुछ प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड एक्वा फीड जो है वो 10 ग्राम पर केजी फिश फीड के हिसाब से नॉर्मली जो है एक 15 केजी फिश फीड एवरेज 1 एकड़ के लिए यूज किया जाता है, 15 to 20 केजी। अभी फिश फार्मर को आप यूज पूछोगे तो वो 30, 35, 40, 50 फिश फीड पर एकड़ के लिए डेली यूज करने वाले फार्मर भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो ओवर फिश फीड यूज कर रहे हैं। इतने की जरूरत नहीं है। हम अगर हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो, या फिर एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट अगर आप यूज कर रहे हो, तो फिश फार्मर को 15 केजी से 20 केजी पर एकड़ फिश पॉन्ड में यूज कर वो किया तो भी अच्छा रिजल्ट उसको मिलने वाला है। सो ये एवरेज 75 to 80 डेज यूज होने वाला है। जैसे मैंने बोला शुरुआत के दौर में 5 ग्राम, फिर 7 ग्राम, फिर 10 ग्राम, ऐसा भी आप कर सकते हो। एवरेज निकालते हैं तो कुछ 12 केजी एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट जो है वो 1 एकड़, 1 एकड़ मतलब बहुत बड़ा पॉन्ड हो जाता है, 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए वहां पे यूज किया जाएगा। सो अगर ये 400 रुपीज MRP है तो उसके हिसाब से अगर तो कुछ 16,000 के करीब का MRP जो है वो एक्वाफीड का आ जाएगा। सो नॉर्मली अगर मैं देखूं तो MRP जो है वो 30,000 के करीब MRP यहाँ पे चला जाएगा। दैट मीन्स डिस्काउंटेड प्राइस भी आप निकालते हैं 1 एकड़ के लिए तो ये कुछ 20,000 के करीब का, 20 से 21,000 के करीब का डिस्काउंटेड प्राइस 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए हमारे प्रोडक्ट के लिए यूज होने वाला है। इसमें इसके फायदे क्या क्या है, तो उसका फीड का जो कॉस्ट है वो 25-30% से कम होने वाला है। इसमें फिश मरने की संख्या जो है वो कम होने वाली है। डिसीज के ऊपर जो खर्चा होता था वो कम होने वाला है। एंटीबायोटिक हार्मोन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिश जो है वो नॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे लेगा, फिश का शाइनिंग अच्छा होगा, कोई स्मेल नहीं आएगा फिश में। तो मार्केट में जाने के बाद जो प्राइस है वो नॉर्मली जितना मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो इन एंड ऑल अगर आप देखते हो तो एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट रेंज हम मार्केट में लोगों को दे रहे हैं। दूसरा, क्या ये प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में चलेगा सर? ये अगर आपका सवाल है तो मैं यह बोलूंगा कि सर ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को ही चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आप 2001 के बारे में सोचिए, जब लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता था फार्मर्स को, तब नेटसर्फ ने 2001 में ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोफिट ब्रांड लाया। और आज अगर 2001 से लेकर 2021 की अगर बात करते हैं, ये प्रोडक्ट हम 2001 में जब मार्केट में बेचते थे तो लोगों को हम प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, तो हम लोगों को एजुकेट करते थे कि हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको ये प्रोडक्ट यूज करने हैं। और ये लोगों को एजुकेट करते करते अगर आप देखोगे तो आज हम नेटसर्फ बायोफिट जो है वो बायोफिट मार्केट लीडर बन गया है एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये तो आप मानते हो। सो ये लोगों को एजुकेट करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बेचते हुए हम अगर बायोफिट ब्रांड में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अगर मार्केट लीडर बन गए हैं, सो ये प्रोडक्ट भी टिपिकल पुश सेल वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि जब कोई कंसेप्ट की बात आती है ना, तो ये कंसेप्ट लोगों को पुश करना होता है, अच्छी चीजें लोगों को पुश करना होता है। आपको पता है हमारा बिजनेस पुल का नहीं, कोई खुद आके आपसे प्रोडक्ट नहीं मांगता, आपको जाके उनको प्रोडक्ट बेचने करते हैं। तो इट इज अ पुश सेल प्रोडक्ट, टिपिकल पुश सेल प्रोडक्ट। इसमें कंसेप्ट है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोफिट में था, तो ये कंसेप्ट लोगों को हमें समझाना पड़ेगा। तो और मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए हमेशा प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी को लोग खरीदते हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट भी एक अच्छी स्टोरी वाले प्रोडक्ट है। तो ये स्टोरी आपको जाके लोगों को बतानी पड़ेगी, लोगों को पुश करना पड़ेगा। तो ये पुश सेल का अगर प्रोडक्ट है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोफिट था, और आज 2021 में जैसे हम 2001 में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना स्टार्ट किया था हमने, वैसे हम 2021 में एक सस्टेनेबल फिशिंग या ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग प्रमोट करने वाले। सो ये भी टिपिकल पुश प्रोडक्ट है, ये भी एक कंसेप्ट है, लोगों को समझाना है। और लोगों को अगर पुश सेल समझाने वाला प्रोडक्ट है तो वो हमारे से अच्छा कोई बेच नहीं सकता। वो जाके कृषि सेवा केंद्र से ये प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। हम उसको बहुत अच्छी तरीके से ये समझा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट तेरी क्यों जरूरत है, क्यों तुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग फिश फार्मिंग करना चाहिए, क्यों तुझे सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहिए, क्यों तेरा खर्चा कम होना चाहिए, क्यों तेरा उत्पादन बढ़ना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है। और हम आप सबको पता है कि नेटसर्फ कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचता, नेटसर्फ कंसेप्ट बेचता है। एक
जो कि बायोफिट का है, प्रॉफिटेबल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। वैसे ये भी एक कंसेप्ट है बेनिफिशियल टू सोसाइटी। तो हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये भी उस तरीके का प्रोडक्ट है, तो ये 100% सक्सेसफुल होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर ये बायोफिट जो है, बायोफिट एक्वा जो है, वो फिश फार्मिंग का इंडिया का लीडर प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे सामने आएगा। और ये मुझे भरोसा है मेरे भारत के हर एक डायरेक्ट सेलर के ऊपर, जो कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में बेचने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडियन अगर फिश प्रोडक्शन मार्केट की बात करते हैं, तो इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है, मतलब हमारे भारत में जितने भी स्टेट्स है, इसमें कहाँ पे फिश फार्मिंग ज्यादा होता है, इसका जब हमने रिसर्च किया तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन जो है, इनलैंड फिश प्रोडक्शन, इज इन आंध्र प्रदेश, सेकंड इज इन वेस्ट बंगाल, थर्ड इज इन गुजरात, फोर्थ इज इन केरला, फिफ्थ इज इन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार एंड कर्नाटका। ये टॉप 10 फिश प्रोडक्शन स्टेट है। आप इनलैंड का भी चार्ट देखते हो तो ये टोटल लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन में ये प्रोडक्शन है। सो ये सभी जो स्टेट्स आप देख रहे हो, ये स्टेट्स अगर आप देखोगे, और भारत के नेटसर्फ के टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स को भी आप अगर देखोगे, तो ये वही स्टेट है जो भारत के भी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के। इसका मतलब ये सारे स्टेट्स में नेटसर्फ का नेटवर्क ऑलरेडी प्रेजेंट है। जहां जहां पे भी इनलैंड फिश फार्मिंग होता है, वहां पे नेटसर्फ का नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप सभी लोग अगर इस कैटेगरी को अच्छे से समझ के, आपके एरिया में जहां जहां पे भी फिश फार्मिंग होता है, क्योंकि फिश फार्मिंग सभी जगह पे नहीं होता, इसके कुछ हब्स है, और इन हब्स में ये फिश फार्मिंग होता है। इंडिया के फिश फार्मिंग का सबसे मेजर प्रॉब्लम अगर क्या है, तो वहां पे कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, ये पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें टेक्निकल नॉलेज लोगों को बहुत कम है। ऐसी जगह पे हमें जाके ये प्रोडक्ट बेचना हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बेटर नॉलेज है, अच्छे प्रोडक्ट है। पहले तो टेक्निकल नॉलेज की सच में कुछ जरूरत नहीं है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, बटन दबाओ बल्ब लगेगा, यही कंसेप्ट का यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, रिजल्ट 100% मिलेगा। यही कंसेप्ट के ऊपर अगर आप ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचना स्टार्ट करोगे, तो एक बहुत बड़ा एडिशनल टर्नओवर जो है वो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से आ सकता है। कितना टर्नओवर आ सकता है? व्हाई दिस प्रोडक्ट हैज पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट। सो इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंडिया में कुछ 2.5 लाख मिलियन हेक्टर पॉन्ड एंड टैंक्स है। इमेजिन, 2.5 लाख मिलियन हेक्टर पॉन्ड एंड टैंक्स है। 0.798 मिलियन हेक्टर के फ्लड प्लेन लेक्स है। मतलब जब कभी भी नदी में बाढ़ आती है, तो उसका पानी जो ऊपरी लेवल पे भर जाता है, इस पानी की वजह से कुछ फ्लड प्लेन लेक्स क्रिएट होते हैं, और उन लेक्स में भी फिश फार्मिंग जो है वो पॉसिबल है। इसी के साथ साथ कुछ 1,95,000 किलोमीटर के रिवर्स एंड कैनल्स भारत में है। 2.907 मिलियन हेक्टर्स के रिजर्वायर्स है, जो कि एक्वाकल्चर पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉन्ड्स एंड टैंक्स तो ऑलरेडी प्राइम सोर्स फ्रेश वाटर का है। ये जितने भी सोर्सेस अवेलेबल है फिश फार्मिंग के लिए, जहां पे फिश फार्मिंग हो सकता है, इसमें से 40% जो है वो अवेलेबल है, जो एक्वाकल्चर के लिए यूज किए जा सकते हैं, करंटली यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर 40% की बात करते हैं, इसका मतलब टोटल अगर आप ऊपर का करोगे, तो 6 मिलियन हेक्टर लैंड ये इनलैंड एक्वाकल्चर के लिए भारत में अवेलेबल है। अभी 6 मिलियन हेक्टर में से 40% भी अगर आप कंसिडर करते हो, इसका मतलब 2.5 मिलियन हेक्टर लैंड। 2.5 मिलियन हेक्टर मतलब कितना होता है? तो वो होता है कुछ 62 लाख एकड़ ऑफ लैंड। यहाँ पे 62 लाख एकड़ के करीब का लैंड पूरे भारत में करंट सिचुएशन में एक्वाकल्चर के लिए यूज है। अभी अगर हम एक्वाकल्चर प्रमोट करना स्टार्ट करें, मैंने क्या बोला, 1 एकड़ एक सीजन के लिए कुछ 20 से 22 हजार का एक्वाकल्चर आप इजीली बेच सकते हो। ठीक है, एक्वा रेंज में इजीली बेच सकते हो। मैं बोलता हूँ चलो 20-22 हजार छोड़ो, वैसे तो एक साल में 1 एकड़ में 3 से 4 बार ये फिश का साइकिल जो है वो लिया जा सकता है। 3-4 बार छोड़ो, एक ही बार एक साइकिल, एक पूरे साल में अगर हम कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट बेचने में भी अगर सक्सेसफुल हो पाए, हमारे नेटसप के डायरेक्ट सेलर, जो कि पोटेंशियल आज पूरे भारत में हमारा है 1 एकड़ के लिए, तो भी 62 लाख एकड़ पे अगर 10,000 का प्रोडक्ट भी हम लोग बेचते हैं, तो भी करंट बायोफिट एक्वा का पोटेंशियल इज 6,200 करोड़। 6,200 का बिजनेस हमारा इंतजार कर रहा है। क्या ये गुजरात में है? चार्ट में हमने देखा
ऑलरेडी थर्ड लेवल पे है। मरीन जो काउंटर है वो थोड़ा ज्यादा है, इनलैंड थोड़ा कम है, लेकिन इनलैंड जो है वो धीरे धीरे गुजरात में बढ़ रहा है। सो पॉसिबिलिटीज और चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। और जैसे कि मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो इंडिया का जो फिश मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने, एक्वा मिनिस्ट्री जो है, उस मिनिस्ट्री ने अपना जो एक्सपोर्ट है उसको आने वाले 5 साल में 2025 तक बढ़ा के डबल करने के बारे में सोचा है। सो अगर ये फिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डबल करना है तो फिश प्रोडक्शन भी डबल करने वाला है। और इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो फिश एक्वा कल्चर है, एक्वा इंडस्ट्री में यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से एक्वा का जो प्रोडक्शन है वो धीरे 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 बढ़ने वाला है। और ये बढ़ने वाले प्रोडक्शन को एक अच्छे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और ये अच्छा ऑप्शन आप दे सकते हो सस्टेनेबल फिश फार्मिंग का, जिससे कम से कम 62,000 करोड़ का, 6200 करोड़ का पोटेंशियल है अभी करंटली पूरे इंडिया के मार्केट में, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। सो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये सभी प्रोडक्ट हम फिश फार्मर को इजीली प्रमोट करके उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन देके एक सस्टेनेबल या ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग को प्रमोट करते हुए उनका उत्पादन बढ़ाने में डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। सो आई जस्ट से कि हैप्पी फिशेस एंड हैप्पी इकोसिस्टम टू एंटायर इंडिया। और नेटसर्फ के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एवेन्यू ओपन हुआ है बिजनेस का। और हम एज ए लीडर हमेशा ये देखना चाहिए कि यहाँ पे बिजनेस पोटेंशियल क्या है, कितना बिजनेस पोटेंशियल है। अगर इतना बिजनेस पोटेंशियल है पूरे भारत में, तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है मेरे टीम में इसके टर्नओवर का 100% होना चाहिए। सो सभी कैटेगरी मैंने आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की है। आई गेस बहुत सारे सवाल भी आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हो आपके मैनेजर्स से, वाया आपके मैनेजर्स या जोनल मैनेजर्स। ये सवाल हमारे पास आ जाएंगे और हम उसका उचित जवाब जो है आपको 100% देने वाले हैं। सो इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपका बिजनेस जो है बहुत बड़े पैमाने पे बढ़े, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और आपने मुझे यहाँ पे बड़े देर से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू यू होस्ट पराग सर। थैंक यू दिलीप। तीनों प्रोडक्ट एक साथ डाले तो भी कोई नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको देना है तो आप एक्वा फीड जो है वो रेगुलर रोज देते हैं पॉन्ड में, तो उसको कोई ऐसा इंटरवल नहीं है। एक्वा कल्चर और क्लियर, ये दोनों प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं, पहले आप एक्वा क्लियर का यूज कीजिए, ठीक है, और उसके 24 to 48 आवर्स का गैप देके आप एक्वा कल्चर का यूज वहां पे कर सकते हैं। क्योंकि फीड तो रेगुलर जाने वाला है, रोज जाने वाला है, उसमें कोई इंटरवल नहीं आएगा। सिर्फ कल्चर और क्लियर इसमें थोड़ा सा गैप आप रखोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इरफान भाई है, उनको एक क्वेश्चन है, तो वो अनम्यूट करके बात करें। यस इरफान सर। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये फिश फार्मिंग है ना, वो बहुत ज्यादा वैरायटी से भरा हुआ होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी होती है फिश फार्मिंग में। तो क्या हम सभी प्रकार के फिश फार्मिंग को दे सकते हैं? मतलब कि फिश फार्मिंग में सर फिश तो होती है, फिर झींगा भी होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो हम सभी मतलब कि जो जड़चर होते हैं सभी को दे सकते हैं? यस, फिश फार्मिंग में होते हैं। मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ये क्लियर किया था, ये सभी प्रकार के फिश, ऑल टाइप्स ऑफ फिश। उसके बाद ये प्रॉन्स मतलब झींगा जो आप बोल रहे हैं, उसके बाद ये क्रैप्स मतलब केकड़ा जो हम बोलते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है। या इसी के साथ साथ ये श्रिम्स मतलब जो शिंपले होते हैं, वो उनका भी प्रोडक्शन होता है, उनमें भी ये यूज किया जा सकता है। यस, और ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब सारी उसमें दे सकते हैं ना। और सबका जो देने का प्रमाण है जो फीड का, वो भी सेम ही रहेगा ना? साइज मछली के, देखो स्टैंडर्डाइजेशन हमने इसलिए किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, बट आप मछली के साइज के हिसाब से जो प्रोपोर्शन है वो कम कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। वरना तो मतलब सारी अलग अलग वैरायटी के लिए एक ही रहेगा ना? 10 ग्राम पर केजी ऑफ फिश फूड, ये स्टैंडर्ड हमने बोला। ओके, थैंक यू। सिर्फ एक हम लोग रिकमेंड करते हैं,
जब मतलब समर सीजन जो होता है, उस समर सीजन में आप डोसेज को थोड़ा सा 25 to 30% रिड्यूस कर दीजिए फिश फीड के, क्योंकि समर सीजन में प्रोटीन जो है वो थोड़ा फिश में कम मात्रा में रिकमेंड किया जाता है। ओके, थैंक यू परख सर, थैंक यू।